हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर से करना। तो हम अपने फैन फिक्शन फ्रोजन हर्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लांशीचन लानोंगजी के साथ विंग भी उनकी लाइब्रेरी प्रबंधन में गया था ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ जानने के लिए। अब आगे लांशीचन वहाँ पर जितने भी ब्लैक मैजिक के ऊपर लिखा हुआ म्यूजिक और स्पेल की बुक्स थे वो सारे बाहर निकल रहे थे। विंग और वांगजी वो दोनों ही बस एक साइड खड़े हुए थे। लाशीचन जब सारे बुक्स को ढूंढ लेते हैं तो वो सारे बुक को एक तरफ रखते हैं। विंग तब उस सारे बुक में से एक बुक को उठाता है जो बुक म्यूजिक का था। वो उस बुक को देखने लगता है। लाशीचन कहता है, ये बुक बहुत सारे, क्या तुम इन्हें कंप्लीट कर सकोगे? विंग बस अपने सर को नोट करता है और कहता है, मैं कर लूँगा, मैं अगर कोशिश करूँ तो शायद कर लूँगा। ऐसा कहते हुए वो उस बुक को देखने लगा। करीब सुबह से शाम तक के समय हो गया था। विंग उस सारे म्यूजिक को अपने फ्लूट पर उठा रहा था। लांशीचन और लानवांगजी वो दोनों ही विंग का पूरा सपोर्ट कर रहा था। वो विंग को बहुत अच्छे से गाइड भी कर रहा था कि ऐसे करो वैसे करो। विंग भी उनकी बातों को सुनते हुए अपनी पूरी फोकस उस म्यूजिक पर दे रहा था। वो काफ़ी सारे म्यूजिक को अपने फ्लूट पर बजा चुका था। अभी करीब शाम के 6 बज चुके थे। तभी लांशीचैन उस बुक को बंद करते और कहते हैं कि आज के लिए काफ़ी है, हम फिर से कल आएंगे और कल फिर से मेहनत करेंगे। ये सुनते ही विंग अपने सर को नोट करता है और फिर वो तीनों ही लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते हैं। लाइब्रेरी को बंद किया जाता है। वो तीनों ही अपने डिनर टाइम में डिनर को कंप्लीट करता है। वेंचिंग विंग से बहुत सारी बातें करता है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी विंग को यहाँ देख के, लेकिन वो थोड़ा हैरान भी थी क्योंकि विंग के साथ जो भी हुआ था उसे नहीं लगा था कि विंग इतनी आसानी से लैंडक्लन आएगा। असल में वेंजिंग को कुछ नहीं पता था। वेंजिंग को वो सब बाद में बताने वाला था। वेनिंग यहाँ से चला गया था क्योंकि अगर वो ज़्यादा दिन तक बाहर रहा तो वेनरोहन को शक होगा, इसलिए वेनिंग दोपहर के बाद ही निकल चुका था। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। विंग कबीला में ही रहता है, वो जिंगशी में नहीं जाता है। वांगजी को थोड़ा तो बुरा लगता है लेकिन उसे पता है लेकिन कि विंग उसके साथ नहीं जाएगा। उसे ये सुकून लग रहा था कि विंग अभी लान कबीला में। वो जिंगशी वापस चला जाता है। वेजिंग और शिचान भी अपने 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 कॉटेज चला जाता है। लान शिचान भी चला जाता है। विंग को भी विंग का जो कॉटेज दिया गया था विंग को वहाँ भेजा जाता है। अभी करीब रात के 11 बज रहे थे। तभी हमें एक पर्सन को देखते हैं जो अपनी धीमी कदमों से लान क्लान में जो लोग भी नाइट पेट्रोलिंग में बाहर है उनकी नज़रों से छुपते हुए लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। वो बहुत अच्छे से उनकी नज़रों को धोखा देकर लाइब्रेरी में पहुंच गया था और लाइब्रेरी की लॉक को खोलकर अंदर भी चला गया था। वो और कोई नहीं, विंग था। विंग रात में भी प्रैक्टिस करना चाहता था। उसे पता है उसके हाथ में टाइम बहुत कम है और वेनरोहन कभी भी वांगजी पे अटैक कर सकता था या फिर शिचान पे अटैक कर सकता था। इसीलिए उसे जल्द से जल्द इन सारे म्यूज़िक को, इन सारे स्पेल को सीखना होगा ताकि वो इस लैंड कॉर्न को प्रोटेक्ट कर सके। वो जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो काम वो सक्सेसफुल कर सके। इसीलिए वो करीब सुबह के 4 बजे तक बहुत सारे म्यूज़िक का प्रैक्टिस करता है और इसके साथ साथ तालिस्मान का भी प्रैक्टिस करता है। जब उसने देखा कि करीब सुबह के 4 बज चुके थे वो तुरंत ही लाइब्रेरी से निकल जाता है और बहुत ही ध्यान से अपने कमरे में चला जाता है। विंग को उतना सुबह नहीं बुलाया गया था। लान क्लान के सारे लोग 5 बजे तो उठ चुके थे लेकिन विंग नहीं उठा था। वो असल में वो पूरी रात सोया नहीं था ना, तो वो 7 बजे उठता है। फिर अपने ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद फिर से शिचन और वांगजी के साथ लाइब्रेरी में चला जाता है। शिचन विंग को उसके बाद से तो सिखाने वाला था लेकिन विंग ने जितना वो कर चुका था उसे ड्रॉप करके फिर नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था। शिचन ने कहा भी था कि उन्हें ऐसे ड्रॉप करके नहीं जाना चाहिए लेकिन विंग ने कहा था कि उसे ये सब याद है तो आप ड्रॉप करके ही कीजिए। शिचन थोड़ा सा हैरान तो था लेकिन उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं पूछा। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते। इन 2 हफ्तों में विंग ने बहुत सारे म्यूज़िक और स्पेल सीख चुका था। विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ सा और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ चुके थे। शिचन और वांगजी को बहुत अजीब लगता था क्योंकि विंग तो रात को सोता था लेकिन विंग की आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स और विंग इतना ज़्यादा थका हुआ क्यों लग रहा है।
वही शिनचैन विंग से पूछता भी था क्या उसे रात को नींद ठीक से नहीं आता है, लेकिन विंग बस हंस के टाल देता है और कहता है कि उसे अच्छे से ही नींद आता है। असल में वो ये सब सीख रहा है ना, तो वो थोड़ा थका हुआ रहता है, उसे इतनी मेहनत की आदत नहीं है। शिनचैन और वांगजी भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते। वैसे वांगजी को विंग का टेंशन तो होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि असल में क्या क्यों विंग के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन असल में विंग रात रात जाके भी म्यूज़िक का प्रैक्टिस करता है, इसी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन शिनचैन, वांगजी और विंग अपनी फ्लूट पर एक म्यूज़िक को प्ले कर रहा था और शिनचैन उसे गाइड कर रहा था। तभी अचानक से वांगजी को बहुत अजीब फील होने लगा। उसे बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में अजीब-अजीब साउंड सुनाई देने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से क्या हो गया। वो थोड़ी देर तक तो खुद को ठीक रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये सब बढ़ जाता है, जब उसे अनईज़ी फ़ील होना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपनी जगह से खड़े हो जाता है। शिनचैन और विंग का भी जब वांगजी के ऊपर नज़र जाता है, तो वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वांगजी के आस-पास ब्लैक धुआँ इकट्ठा होना शुरू हो गया था। शिनचैन और विंग दोनों ही शॉक हो गए थे। वो दोनों अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। तभी वांगजी की आँखें धीरे-धीरे रेड होने लगते हैं। विंग को शायद समझ आ चुका था कि शायद वेनरूहान अभी वांगजी के ऊपर उस ब्लैक स्पेल का यूज़ कर रहा है। वांगजी धीरे-धीरे अपना आपा खो बैठता है और अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल देता है और फिर वो अपनी गुस्से भरी आँखों से शिनचैन की तरफ देखने लगता है। वो आगे कुछ कर पाता, विंग तुरंत ही अपने हाथों से एक स्पेल ड्रॉ करता है और उसे वांगजी के ऊपर छोड़ देता है, जिससे वांगजी की पूरी बॉडी स्टिफ हो चुका था और वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। विंग को स्पेल यूज़ करना शिनचैन ने नहीं सिखाया था। वो उससे पहले म्यूज़िक सिखाना चाहता था, उसके बाद स्पेल यूज़ करना। तो विंग अचानक से एक स्पेल का यूज़ कर रहा है, वो भी ब्लैक मैजिक का। शिनचैन के लिए ये शॉकिंग था और उसके ऊपर वांगजी का अचानक से ऐसे बिहेवियर, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। वो उन दोनों की तरफ भी बहुत ही हैरानी से देख रहा था। तभी विंग अपने फ्लूट को बाहर निकलता है और उस पर एक धुन प्ले करने लगता है। वो धुन काफ़ी अजीब था और उस धुन से लोगों के कान फट जाएंगे ऐसा लग रहा था, इतनी गंदा धुन था वो। असल में विंग अभी भी फ्लूट उतने अच्छे से बजा नहीं पाता था, इसी वजह से वो फ्लूट में धुन तो प्ले कर रहा था, लेकिन वो धुन काफ़ी ज़्यादा गंदा बज रहा था। लेकिन अभी उसे वांगजी को ठीक करना था, इसलिए उसे जैसा भी हो लेकिन अपने फ्लूट को प्ले करना ही होगा। इसीलिए वो अपने फ्लूट को प्ले करने लगा। वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, उसके आँखों को देख के समझ रहा था। वो गुर्रा रहा था और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके मुँह से बहुत ही अजीब-अजीब आवाज़ निकल रहा था और उसकी आँखें रेड होते जा रहा था। विंग और भी ज़्यादा वांगजी के ऊपर उस धुन को प्ले कर रहा था, जिससे वांगजी और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और वो चिल्लाने लग गया था। शिनचैन को अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। विंग ने अपने फ्लूट को प्ले करते हुए फिर से एक तालिस्मान को ड्रॉ किया और उसे फिर से वांगजी के ऊपर छोड़ा, जिससे वांगजी की पूरी बॉडी फ्रोज हो चुका था। उसने एक बहुत ही ज़ोर से ग्रॉल किया और वो नीचे बैठ गया। तभी विंग ने अपने फ्लूट को धीरे-धीरे प्ले करना बंद हो गया। उन दोनों ने नोटिस किया कि वांगजी के आसपास जो ब्लैक स्मोक था, वो धीरे-धीरे गायब हो गया। वो हवा में कहीं गायब हो गया और वांगजी की बॉडी धीरे-धीरे नम होते गया। वो धड़ाम से उस फ्लोर पर गिर गया। विंग वांगजी के ऊपर से वो स्ट्रॉन्ग स्पेल को हटा चुका था। विंग तुरंत ही वांगजी के पास जाता है। शिनचैन भी वांगजी के पास जाता है। विंग तुरंत ही वांगजी के नर्व्स को ठीक से चेक करता है और वांगजी के शरीर के उस टेम्परेचर को भी चेक करता है। वांगजी के शरीर अभी गर्म था, इतना प्रेशर वो हैंडल नहीं कर सका, इसी वजह से वो बेहोश हो चुका था। लानक्लन काफ़ी शांत जगह था, इसी वजह से लाइब्रेरी में इतना ज़्यादा चिल्लाने की और इतने गंदे फ्लूट का आवाज़ सुनकर वहाँ पे बहुत लोगों को पता चल गया था कि लाइब्रेरी में कुछ हो रहा है। इसी वजह से लानचैन के साथ साथ कुछ डिसिपल भी लाइब्रेरी की तरफ आ चुके थे और वो जब लाइब्रेरी के अंदर आए, लानचैन तो उन डिसिपल को रोक दिया था। फिर वो फॉरबिडन एरिया में गए जहाँ वांगजी बेहोश था। विंग वांगजी को चेक कर रहा था, तभी लानचैन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वो ठीक है? विंग सर अपने सर को नोट करता है, कहता है हाँ वो ठीक है, बस उसके ऊपर जो स्पेल का यूज़ किया गया तोड़ने की वजह से वांगजी की बहुत सारा एनर्जी लूज़ हो चुका है, जिस वजह से वो कमज़ोर हो चुका है।
रैनचिरन बस उनकी बातों पर नोट करता है। फिर हमें वेन क्लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेन रोहन अपने सिंहासन पर बहुत जोर से हाथ मारते हुए कहता है, कैसे कैसे पॉसिबल है, वांग जी खुद से कैसे ये सील तोड़ सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, कैसे वो इतने स्ट्रॉन्ग स्पेल को तोड़ सकता है। नहीं, ये वांग जी नहीं कर सकता। लगता है कोई लैंड क्लैन की मदद कर रहा है। हमें जल्द से जल्द उस लैंड क्लैन को तबाह करना होगा और उस लैंड क्लैन को अपने मुट्ठी में करना होगा। अगर हमने उस लैंड क्लैन को अपने मुट्ठी में कर लिया तो इस पूरे कल्टिवेशन दुनिया को अपने अंडर करना कोई बड़ी बात नहीं होगा। वहाँ वेंचाओ और वेंशु दोनों ही खड़ा हुआ था। तभी वेनरोहन उन दोनों को आदेश देते हुए कहता है कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी युद्ध का प्रिपरेशन करो, हम बहुत जल्द उस लैंड क्लैन में आक्रमण करने वाले हैं। ऐसा कहते हुए वो बहुत ही गुस्से में सामने की तरफ देखने लगा। सामने इनरोहा था जो अपनी जगह पे उड़ रहा था और इर्द गिर्द घूम रहा था। वेंचा और वेंशु भी अपने सर को नोट करता है और युद्ध की तैयारी के लिए बाहर चला जाता है। अब हमें लान क्लान का सीन दिखाया जाता है जहाँ 5 से 6 घंटे बाद वांग जी की आँख खोलता है। वहाँ पे हीलर और विंग दोनों ही थे। लानशिचन और लानचरन दोनों क्लैन के काम के लिए बाहर चले गए थे। हीलर ने जब देखा कि वांग जी अपनी आंखों को खोल रहा है तभी वो वांग जी के पास जाता है। विंग ने भी नोटिस किया कि वांग जी अपनी आंखों को खोल रहा है। वांग जी ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला और सीलिंग की तरफ देखा। तभी हीलर ने कहा, मास्टर लान, क्या आप ठीक है? ये सुनते ही लान वांग जी हीलर की तरफ देखा और अपने सर को नोट किया। तभी विंग उसके पास आता है और कहता है, तुम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो, तुम्हें अभी भी थोड़ी देर के रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हारी कोर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद वांग जी कुछ नहीं कहता है, वो विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, श्रीचंद क्या और अंकल थोड़ी देर बाद ही तुमसे मिलने आएंगे, असल में उन्हें थोड़ी बहुत काम था इसलिए वो काम के लिए सिलसिले में बाहर गए हैं। ये सुनने के बाद वांग जी कुछ नहीं कहता है। विंग भी वांग जी से ज़्यादा कुछ बात तो नहीं करता है लेकिन उनके बीच कोई ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं था अभी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। वेन क्लैन में बहुत ही ज़ोरों शोरों से इस युद्ध की प्रिपरेशन चल रहा था। वो लोग पूरी तरीके से तैयार थे लान क्लैन में युद्ध के लिए जाने के लिए। वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और क्लाउडिस के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो लोग क्लाउडिस के सामने थे। क्लाउडिस बहुत ज़्यादा शांत और पीसफुल लग रहा था बाहर से। वेंशु और वेंचा दोनों ही अपने लंबे सेना के साथ क्लाउडिस के अंदर एंटर करने ही वाला था कि एक बहुत ही पावरफुल शील्ड उन दोनों को ही रोक देता है और वो दोनों ही बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। ये देख के वेनरोहन बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। वो घोड़े में थे, वो बहुत ही शॉकिंगली अपनी बेटी की तरफ देख रहे थे। तभी वहाँ पे जितने भी सैनिक थे वो सब भी अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जा पा रहे थे। वो सब बहुत ही हैरानी से उस शील्ड की तरफ देख रहे थे। वह एक इनविजिबल शील्ड थी जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वेनरोहन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें पता था कि क्लाउडिस में ऐसे शील्ड बनाना बहुत इजी है लेकिन क्लाउडिस के लोग दिन में ऐसे शील्ड नहीं बनाते, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। तभी वेनरोहन और वेनशा और वेंशु वो दोनों ही खड़े होकर फिर से उस शील्ड की तरफ जाने वाले थे कि वो शील्ड बहुत ही धमाकेदार तरीके से टूट जाता है, जिसे देख के वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। जब लोग सबने की नज़ारे को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाहर से उस शील्ड के ऊपर से सब लोगों को क्लाउडिस बिल्कुल नॉर्मल और शांत लग रहा था, लेकिन उस शील्ड टूटने के बाद वो देखते हैं कि लान क्लैन अपने लंबे से को लेकर वहाँ खड़ा हुआ था और सामने लानशिचान, लानचिरान, लान वांगजी और विंग उन सबके साथ खड़े हुए थे। वेनरोहन बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने लान क्लैन को युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वो लोग पहले से ही रेडी है ये देख के बहुत शौक हो गया था। उस युद्ध के मैदान में लान क्लैन की तरफ से सिर्फ लान क्लैन के लोग ही नहीं थे, वहाँ पे वेनिंग भी था। असल में वेनिंग को पहले ही पता चल गया था कि उसका अंकल लान क्लैन में युद्ध घोषणा करने वाले हैं, जिस वजह से वो पहले ही लान क्लैन आ चुका था और लान क्लैन को सारे संदेश दे चुका था। असल में वेन क्लैन के लोग इतना ज़्यादा बिजी थे इन सब को लेकर कि उन लोगों ने नोटिस ही नहीं किया था कि वेनिंग वेन क्लैन में नहीं है, वो लान क्लैन में आ चुका है। वेनचिंग को सब कुछ पता चल गया था। उसे जब सब कुछ पता चला अपने अंकल के बारे में, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी अपने अंकल से। वो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका अंकल कुछ पावर के लिए ये सब कर देगा, लेकिन उसके अंकल ने ये सब किया है। इसीलिए वो अगर उसका अंकल को अभी कुछ हो भी जाए, क्योंकि
उसके अंकल ने उसके हस्बैंड को मारने की कोशिश किया है तो उसे कोई भी गम नहीं रहेगा। तभी चिरैन वेनरोहन की तरफ देखते हुए एक स्मिक करता है और कहता है, क्या हुआ, तुम शॉक हो गए? तुमने बिल्कुल सोचा नहीं होगा ना कि हम लोग ऐसे रेडी रहेंगे। ये सुनते ही वेनरोहन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तिलमिला उठा। वो पूरी लानक्लैन की सेना के ऊपर एक नज़र घुमाता है। तभी उस सेना में उसे वेनिंग दिखता है। उसने वेनिंग की तरफ देखते हुए कहा, धोखेबाज, जिस क्लैन के नमक खा के तुम बड़े हुए हो, उस क्लैन को ही धोखा दे रहे हो। इसका बदला तो मैं लेके रहूँगा, इसका पनिशमेंट तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ऐसा कहते हुए वेनरोहन अपने सारे सैनिकों को और अपनी बेटों को हमला के लिए आदेश देता है। लानक्लैन भी पूरी तरीके से रेडी था। सब लोग वेनरोहन के सैनिकों से हमला करने लगता है। सब लोग उन सैनिकों से तो अचानक आसानी से लड़ रहा था, लेकिन वेनरोहन अपने साथ इनलोहा को भी लाया था, जिसकी मदद से वो लानक्लैन के ऊपर हमला कर रहा था। इनलोहा के वार को कोई संभाल नहीं पा रहा था। अब तक जो नॉर्मल सेना से सब लोग लड़ाई कर रहे थे, इतना आसानी से लानक्लैन जीत रहा था, लेकिन उस इनलोहा की वजह से सारे लानक्लैन के डिसिपल बहुत बुरी तरीके से जख्मी होने लगे और वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगे। वो सब लोग अपने घुटनों पे बैठने लगे थे। विंग ने जब देखा कि वेनरोहन उस इनलोहा की मदद से सबको बुरी तरीके से हरा रहा है, तो उसने एक गहरा सा सांस भरा, अपने फ्लूट को अपने पास से निकाला और उड़ के कहीं ऊपर की तरफ चला गया। वहाँ पे एक खंबा था जिसके ऊपर वो खड़ा हो गया। वेनरोहन ने विंग को उतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। वेनरोहन हंस रहा था और लानचैन को बोल रहा था, चिरैन, क्या हुआ, अब तुम लड़ाई नहीं करोगे? तुम लैंटर्न लोग खुद को क्या समझते हो कि तुम लोग हमेशा हम लोगों को अपने नीचे दबा के रखोगे? ये कभी नहीं होगा। आज से ये लानक्लैन हमारा होगा और मैं इस लानक्लैन को अपने कदमों के नीचे रखूंगा। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगा और उस इनलोहा की यूज़ करने लगा। तभी उन सबको एक फ्लूट का आवाज़ सुनाई दिया। वो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। वो इधर उधर देखने लगे। तभी उन लोगों ने देखा कि विंग इस खंबे के ऊपर खड़ा हुआ है और एक फ्लूट को प्ले कर रहा है। वेनरोहन को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब उसने ये नोटिस किया कि उस लोहा के यूज से जो वो ब्लैक स्मोक यूज़ कर रहा था, वो ब्लैक स्मोक धीरे धीरे विंग के करीब जाने लगा। वेनरोहन को तो कुछ समझ नहीं आया। वो फिर से इन लोगों को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन इनलोहा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो उसके काबू बात नहीं सुन रहा था। तभी जो इनलोहा अभी तक वेनरोहन के आसपास घूम रहा था, वो वेनरोहन के काबू से बाहर जाके विंग की तरफ चला गया और विंग के आसपास घूमने लगा। विंग अभी ब्लैक स्मोक से पूरी तरीके से कवर्ड हो चुका था और वो इनलोहा उसके आसपास घूम रहा था। तभी वेनरोहन चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? बस करो इसे, मेरा इनलोहा मुझे वापस करो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चिल्लाने लगा, लेकिन वो विंग के पास जा पाता उससे पहले विंग के आसपास जो ब्लैक स्मोक घूम रहा था, वो वेनरोहन की मतलब सारे वेन सैनिकों के ऊपर हमला करने लगा। वेनरोहन शॉक हो गया और वहाँ पे जितने भी ब्लैक स्मोक थे वो वेनरोहन के ऊपर भी हमला करने लगा। वेनरोहन अपने घोड़े से उतरता है और तलवार से उस ब्लैक स्मोक को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे जितने भी लोग थे धीरे धीरे सब लोग घायल होने लगे। लानक्लैन के सारे लोग अभी खामोश खड़े हुए थे, क्योंकि विंग ने जो करना था वो करना शुरू कर दिया था। वो सारे ब्लैक स्मोक एक एक करके सारे वेन सैनिकों को मार डालता है और वेनचाओ, वेनशु और वेनरोहन इन तीनों को जिंदा तो रखते हैं, लेकिन बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिससे ये तीनों अपने तलवार तक नहीं उठा पाया। धीरे धीरे पूरे वेन सैनिक मिट्टी में मिल चुके थे। कुछ कुछ जल चुके थे, कुछ कुछ के मुंह से ब्लड निकल रहा था, कुछ कुछ का सिर फूट गया था, कुछ कुछ का हाथ पैर टूट गया था। एक एक की मौत एक बेरहमी से हो चुका था और बहुत बुरी तरीके से वो सब पड़े हुए थे। लानक्लैन के सारे लोग बस ये सब देख रहे थे। असल में ये सब वेनरोहन की ही गलती है। अगर वेनक्लैन जानबूझकर ये सब नहीं करता तो इतने लोगों का मौत नहीं होता, इतने लोग बर्बाद नहीं होते। लेकिन बस उस वेनक्लैन की जिद की वजह से आज ये सब हुआ है। तो वे विंग अपने फ्लूट को बजाना बंद करता है, लेकिन विंग की आंखों का कलर बिल्कुल रेड हो चुका था। उससे पहचाना ही नहीं जा रहा था। विंग अपने सिर को बार बार झटक रहा था। असल में इतनी देर तक ब्लैक मैजिक को अपने कंट्रोल में करने की वजह से और इन लोहा को अपने ऊपर हावी होने देने की वजह से इन लोहा अभी विंग को पूरी तरीके से अपने ऊपर हावी करने की कोशिश कर रहा था। विंग को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था। विंग को अपने मालिक समझ रहा था।
वो यिनरोहा बुरी तरीके से विंग के आसपास घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि विंग अपने आप में स्ट्रगल कर रहा है। लान शिचन, लान चिरन और लान वांगजी बहुत ही टेंस निगाह से विंग की तरफ देख रहा था। लान शिचन को तो लगा था विंग इतने दिनों बाद शायद इस यिनरोहा को अच्छे से काबू कर लेगा, लेकिन ये ब्लैक मैजिक है। विंग की कोर पर यह बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा था, जिस वजह से विंग वहाँ पे ही अपने सिर को बार बार झटक रहा था और कुछ बड़बड़ कर रहा था जो उन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था। तभी विंग उस पिलर से नीचे आ गया और उसके आसपास जितने भी ब्लैक स्मोक थे वो इकट्ठे होने लगे, जो विंग को पूरी तरीके से घेर लिया था। लान वांगजी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था। वो तुरंत ही भाग के विंग के पास जा ही रहा था कि बीच में एक बहुत ही तेज़ हवा की झोंका आता है। उन लोग सबको ही समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हुआ। लान क्लैन के सारे सैनिकों विनरोहान, वेनचाओ और वेन शू को पकड़ लिया था। वो तीनों ही अभी लान क्लैन के अंडर बंदी थे और उन तीनों का ही स्पिरिचुअल पावर को लॉक कर दिया गया था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं एक औरत, मिडिल एज औरत वहाँ पे अपेयर हो गए। अचानक से ऐसे एक औरत के अपेयर होने से सब लोग शॉक हुए थे। उस औरत के फेस पर एक अलग ही चमक था, अलग ही तेज था, जो किसी को भी घुटनों पे ला सकता है। तभी लान चिरन तुरंत ही उस औरत को देखकर अपने घुटनों में बैठ जाता है और चिल्ला के कहते हैं कि महागुरु बाओशन सैरेन, आप। वहाँ पे सब लोगों ने सुन लिया था कि लान चिरन ने क्या कहा था। सब लोग लान चिरन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। सब लोग अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और उन्हें बो करते हैं। महागुरु बाओशन सैरेन बस विंग की तरफ देखते हैं। वो अपने हाथ को रेस करते हैं और अपने अंदर से कुछ स्पिरिचुअल पावर निकल के विंग की तरफ फेंकते हैं, जिससे उस पर विंग के आसपास जितने भी ब्लैक स्मोक थे वो धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगते हैं और विंग के आसपास जो यिनरोहा अब तक घूम रहा था वो धीरे धीरे बाओशन सैरेन की तरफ आता है और बाओशन सैरेन के पास आके रुक जाता है। जब विंग के ऊपर से वो सारे ब्लैक स्मोक गायब हो गया और वो यिनरोहा विंग से दूर हो गया, तभी विंग बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने वाला ही था कि वांगजी भाग के विंग के पास जाता है और विंग को अपने बाहों में कैच कर लेता है। तो चलिए एवरीवन, मैं आज की पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करेंगे। एंजॉय करना तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।